हेलो फ्रेंड। एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो और एक नए इन्फॉर्मेटिव अवेयरनेस के साथ मैं आपको एक और नई अवेयरनेस केस डिलीवर कर रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो, मेरे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया है, आपने उसको काफ़ी सपोर्ट किया है, सराहा है, उसके लिए थैंक यू। और आज जो मैं वीडियो आपको डिलीवर करने जा रहा हूँ, ये वीडियो भी आपको उतना ही पसंद आए, आपको उतना ही इन्फॉर्मेटिव लगे, अवेयरनेस लगे। आज का वीडियो बेसिकली क्या है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? आज के वीडियो का ऑब्जेक्टिव बेसिकली डेट ऑफ एग्ज़िट खुद क्यों ना डालें। इसका मतलब ये भी आप समझ सकते हो कि डेट ऑफ एग्ज़िट जब आप डालो तो किन बातों का ध्यान रखो। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि पीएफ केस बैंक सॉल्यूशन है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द red button of subscribe and also press the bell icon of notification to get the latest notification of my video. बेसिकली पीएफ केस बैंक सॉल्यूशन एक्चुअल में क्या है, थोड़ा सा मैं अपने चैनल को भी बताना चाहूँगा। मैं यहाँ पे आपको रियल केसेस, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो पीएफ विड्रॉल करते वक्त आप फेस करते हो, वो मैं आपको शेयर करूँगा विद प्रूफ एंड एविडेंस के साथ, फेक नहीं, राइट। जो एक्चुअल में लोग फेस करते हैं प्रॉब्लम पीएफ विड्रॉल करते वक्त, वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करूँगा, और यही मेरा मोटिव है, राइट। तो डेट ऑफ एग्ज़िट खुद क्यों ना डालें, इससे पहले मैं इस बारे में भी चर्चा करना चाहूँगा कि आखिर गवर्नमेंट ने, ईपीएफओ ने क्यों ये डिसीजन लिया कि डेट ऑफ एग्ज़िट खुद एम्प्लॉय डाल सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हम कंपनी छोड़ते हैं, जब डेट ऑफ एग्ज़िट डाला जाता है तो वो एम्प्लॉयर डालता है। तो जब ये एक्सेसिबिलिटी नहीं थी कि एम्प्लॉय डेट ऑफ एग्ज़िट अपना डाल सके, तब उस केस में क्या होता था कि एक एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था डेट ऑफ एग्ज़िट मेंशन करने के लिए। तो ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस डिले होता था पीएफ का पैसा विड्रॉल करने में। तो कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, क्योंकि सब कंपनी कोऑपरेटिव मोस्टली नहीं होती हैं, कुछ कंपनी अपडेट रहती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस फॉर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स एंड डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़। तो इसीलिए ईपीएफओ ने एम्प्लॉय के बेटरमेंट के लिए, एम्प्लॉय के अच्छे के लिए और एम्प्लॉय को हेल्प करने के लिए उन्होंने उनको खुद डेट ऑफ एग्ज़िट मेंशन करने का एक्सेसिबिलिटी दे दी है। सो इस डिसीज़न का मैं और जितने भी एम्प्लॉई हैं सपोर्ट करते हैं और रिस्पेक्ट भी करते हैं। एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, ईपीएफओ ने साफ साफ ये मेंशन किया हुआ है, ईपीएफओ नेवर आस्क्स यू द शेयर योर पर्सनल डिटेल्स लाइक आधार, बैंक, पैन डिटेल over phones. EPFO never call member to deposit any amount in any bank. Please don't respond such call. EPFO गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉय को, जो कि मेंबर हैं, जो कि आप सब हम सब ईपीएफओ के जो कहीं ना कहीं पार्ट हैं, ईपीएफओ क्लियरली इसमें मेंशन किया हुआ है कि आप कोई भी फ़ोन करके बोले कि आधार कार्ड, आप अपना पर्सनल डिटेल शेयर ना करें। लेकिन यहाँ पे ईपीएफओ ने ऐसा बोला है कि ईपीएफओ कॉल करके ऐसा नहीं बोलता है। लेकिन अगर कोई कंसल्टेंट है जो कि आपका केस सॉल्व करता है, तो वो आपका एक्सेस नहीं कर सकता है बिना पासवर्ड के, क्योंकि आपकी सारी जानकारी आपके ओटीपी पर ही रहती है। ओके, हम या कोई भी कंसल्टेंट सिर्फ यूएन नंबर लेके अगर बहुत
है तो ठीक, अदरवाइज़ पॉसिबिलिटी कम रहती है कि सिर्फ यूएन नंबर के हम सॉल्व कर रहे हैं। और दूसरी बात, जहाँ भी आपको थोड़ा सा भी लगता है कि हमने किसी को यूएन नंबर पासवर्ड दे के गलत किया है, तो आपके पास प्रॉपर सिक्योरिटी एक्सेसिबिलिटी रहती है कि आप विद इन हाफ एन आवर, विद इन अ मिनट आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो। तो ये एक बात हुई। तीसरी बात, आज जो मैं आपको बता रहा हूँ डेट ऑफ एग्ज़िट खुद क्यों ना डालें, इसके पहले मैंने डेट ऑफ एग्ज़िट का रीज़न अगर गलत हो तो कैसे सॉल्व होगा, कैसे क्या होगा, इसको मैं आगे आपको 2 स्लाइड 3 स्लाइड में मेंशन भी करूँगा। चाहो तो आप मेरे चैनल पे जाके इसको देख सकते हो। डेट ऑफ एग्ज़िट अगर एचआर से गलत हो जाए या ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस गलत हो जाए तो फिर कैसे सॉल्व करें। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले आप अपने यूएन लॉगिन पे जाओगे। यूएन लॉगिन पे जाने के बाद आप अपना लॉगिन करोगे। लॉगिन करने पे आपको अपना वेरीफाइड आइडेंटिफाइड पोर्टल खुल जाएगा, जिसमें आपके सारे डिटेल दिए रहेंगे, जिसमें आपका नेम फीमेल जो भी है क्लियरली मेंशन रहेगा। वहाँ पे आप मैनेज ऑप्शन पे जाओगे। मैनेज ऑप्शन पे जाने के बाद आप मार्क एग्ज़िट करोगे। मार्क्स एग्ज़िट करने के बाद आपको सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट आएगा। यहाँ पे जो सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, आप वो एम्प्लॉयमेंट डालोगे जिस एम्प्लॉयमेंट का आपको डेट ऑफ एग्ज़िट मेंशन करना है। मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप उस सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट को मेंशन करोगे जिसका आपको डेट ऑफ एग्ज़िट मेंशन करना है। राइट, मैं इस पे जोर दे रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। अभी हम बात करते हैं कि मैं जो आपको बताने वाला हूँ क्यों ना डाले, उससे पहले सरकार ने भी, गवर्नमेंट ने भी आपको कुछ बताया है, उस पर थोड़ा गौर तलब कर लेते हैं। आई हैव रीड द बिलो पॉइंट केयरफुली। आपको ये पॉइंट पढ़ना चाहिए। इसमें से मैं आपको फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा पढ़ के बता दूंगा, लेकिन दूसरा और तीसरा पॉइंट आपके लिए मेंशन इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दूसरे पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। डेट ऑफ एग्जिट कैन बी मंथ फॉर विच द लास्ट कॉन्ट्रीब्यूशन हैज़ बीन रिसीव्ड in case the employer had defaulted in payment and your date of exit in later date, then you have to approach the employer for updating of date। इसका एक एग्ज़ाम्पल मैंने आपको शो भी किया है, आगे आप देखोगे। इसका मतलब ये होता है कि अगर डेट ऑफ एग्ज़िट आपने डाल दिया है, लेकिन आपकी जो एम्प्लॉयर है उन्होंने पासबुक शो नहीं किया है ड्यू टू सम रीज़न, अगर डिफ़ॉल्ट के केस में है या किसी रीज़न में है, तो क्या होगा, आपको एम्प्लॉयर को बोलना पड़ेगा कि आप उसे अपडेट करो। ओके। तीसरा पॉइंट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आपको ध्यान रखना ही चाहिए, द डेट इंटर्ड इज़ नॉन एडिटेबल। जो आप इंटर करोगे वो नॉन एडिटेबल होता है। एंड इन केस यू हैव इंटर्ड अ रॉन्ग डाटा एररसनली, गलती से, then it can be corrected only by the concerned field office of EPFO। ध्यान रखिए, concerned field office of EPFO on the basis of written request of employer to the office। The date of exit however cannot be edited after the settlement has been taken। तो ये बड़ी बात है कि अगर आप डेट ऑफ एग्जिट एक बार डाल देते हो तो फिर कंसर्न ईपीएफओ ऑफिसर के द्वारा ऑफलाइन रिटर्न वे में वो सही होगा। फर्स्ट पॉइंट की बात करते, प्लीज़ नोट दैट द डेट ऑफ एग्जिट entered by you will be displayed to the employer, and in a case you are still employment, then at the time of filling of the remittance for a period after date of exit will show to the ECR। ECR में बेसिकली आपको बता देता हूँ क्या आता है। ECR बेसिकली जब एम्प्लॉयर रिटर्न फाइलिंग करता है कि एम्प्लॉय का
पीएफ काट सके तो उसे ईसीआर मॉड्यूल कहते हैं। लास्ट पॉइंट भी मैं आपको जैसे कहा, मैंने रीड कर दे रहा हूँ। इन अ केस यू हैव एंटर द डेट ऑफ एग्जिट एंड विदड्रॉ द अमाउंट, देन द सर्विस लेंथ अंडर द स्कीम्स will lapse, and on any subsequent employment the service length will start afresh for any eligibility or pensions। मैंने आपको ये रीड करके बेसिकली इसलिए बताया है क्योंकि इसमें पॉइंट 2 और पॉइंट 3 जो कि फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और पॉइंट 3 उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसमें आपको डेट ऑफ एग्ज़िट डालना है। आप देख रहे हो कि इसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग 10 सितंबर दिया हुआ है। फिर आपको सेलेक्ट डेट ऑफ एग्ज़िट करना है। सेलेक्ट डेट ऑफ एग्ज़िट करने के बाद आपको OTP सेलेक्ट करना है। फिर सेलेक्ट रीज़न ऑफ एग्ज़िट सेलेक्ट करना है। रीज़न ऑफ एग्ज़िट ध्यान से भरें क्योंकि अगर वो गलत हो जाता है तो वो कैसे सही होता है आगे आपको मैं बताऊंगा। और OTP और दूसरा बात, आई हैव रीड द बिलो पॉइंट केयरफुली, इसको मार्क करना है। फिर उसके बाद आपको ध्यान रखना है इन सारी बातों का। ये तो हुआ गवर्नमेंट के बेसिस का कि गवर्नमेंट ये गाइडलाइंस आपको देती है। गवर्नमेंट ने अगर आपको ये एक्सेसिबिलिटी दी है तो कुछ पॉइंट आपको मेंशन करने को बोली है। अब आप देख रहे हो कि कंपनी का HR से अगर गलत हो जाए डेट ऑफ एग्जिट तो आप वीडियो पे भी जाके मेरे देख सकते हो। तो आप देख रहे हो यहाँ पे डेथ अवे फ्रॉम द सर्विस हो गया। फिर कंपनी के द्वारा मुझे एक फॉर्मल लेटर ऑफलाइन देना पड़ा। फिर उसके बाद सही हुआ, रिज़ल्ट आया। और यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, बेसिकली लोगों को सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न होती है कि डेट ऑफ एग्ज़िट क्या देख के डालना चाहिए। आपके पास दो चीज़ होता है, एक कंट्रीब्यूशन होता है जो पासबुक में शो होता है, एक वो डेट ऑफ एग्ज़िट होता है जब आप रिज़ाइन रखते हो। तो आप हमेशा याद रखो, जैसे मान लो कि अगर आप फरवरी में छोड़ रहे हो तो आपका वो कंट्रीब्यूशन पासबुक में, जैसा आप देख रहे हो कि इधर इधर एग्ज़िट मेंशन किया हुआ, इधर अपडेट भी हो गया। फिर वो पासबुक जो कि फरवरी में आपकी है उसका कंट्रीब्यूशन आपको मार्च में दिखेगा। तो आप पासबुक का कंट्रीब्यूशन दे के डेट ऑफ एग्ज़िट कभी भी मार्च का डेट मत डाल देना, क्योंकि जब आप फरवरी में काम छोड़ते हो तो जो आपका फरवरी का PF कटता है उसका कंट्रीब्यूशन आपको मार्च में दिखता है। और दूसरा इम्पोर्टेंट केस जो कि आप मेरे इस वीडियो पे भी जाके देख सकते हो कि आखिर पासबुक क्यों नहीं शो हुआ। पासबुक कभी कभार शो इसलिए नहीं होता है, इसके डिफरेंट रीज़न होते हैं। जैसा कि इसमें आप देख रहे हो कि कंपनी ने प्रॉपर कंट्रीब्यूशन मंथली नहीं किया है, इसकी वजह से पासबुक शो नहीं हो रहा था। आखिर आप ये पूछोगे सर आपको कैसे पता चलेगा कि पासबुक प्रॉपर शो हुआ है कि नहीं हुआ है। जब पासबुक आपका प्रॉपर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करेगा तो आपको पासबुक एक्सेस करने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन अगर प्रॉपर कंट्रीब्यूशन विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम नहीं करता है तो तकलीफ़ होती है, पासबुक नहीं शो होता है। और जब पासबुक शो होगा तो उसमें आप देखना जो भी रिमाइंडिंग मंथ होगा वो बैकलॉग के तरफ से दिखा जाएगा। ये रहा वो प्रूफ कि आप देखना आपको जो जो मंथ में रहेगा उसमें बैकलॉग दिखेगा। और अब बात करते हैं कि अगर डेट ऑफ एग्ज़िट गलत हो जाता है तो फिर क्या करें। अगर मान लो आपसे डेट ऑफ एग्ज़िट गलत हो जाता है तो आप डिक्लेरेशन फॉर्म, जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। ये जो जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म बेसिकली यूज़ होता है वो कंपनी और एम्प्लॉय के परमिशन के साथ होता है, एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन होता है। इससे बेसिकली डेट ऑफ बर्थ, एग्ज़िट, फादर नेम और नेम ऑफ मेंबर में चेंज होता है। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड थैंक्स टू वॉचिंग।